हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी कार्ल पॉपर द्वारा सर्वाधिकारवाद की जो आलोचना की गई है तार्किक आधार पर, उस पर आलोचनात्मक तर्कवाद की पद्धति को अपनाते हुए पॉपर ने सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं, नाजीवाद, फांसीवाद, मार्क्सवाद, हीगलवाद, प्लेटोवाद, इन सब की आलोचना की है। हमने देखा था कि कैसे उन्होंने सर्वाधिकारवाद की जड़ों को प्राचीन यूनान में ढूंढा, प्लेटो के दर्शन में ढूंढा, एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राज्यों के राजनीतिक विकास में ढूंढा और ये प्रतिपादित किया कि ये सभी समाज एक बंद समाज थे जहां पर आलोचनात्मक प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाता था, वैचारिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता था। इसलिए ऐसे समाज खुले समाज के शत्रु थे, ऐसा पॉपर ने प्रतिपादित किया। सर्वाधिकारवाद के विषय में अपनी चर्चा को व्यापक बनाते हुए पॉपर ने यह भी प्रतिपादित किया कि ये जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है जो प्राचीन यूनान में विकसित हुई, केवल नाजीवाद और फांसीवाद के रूप में हम उसे नहीं देखते, बल्कि पॉपर ये मानते हैं कि प्लेटोवाद में भी वो उसी रूप में मौजूद है। तो प्लेटोवादी दर्शन में सर्वाधिकारवादी विचारधारा को किसने प्रोत्साहित किया? पॉपर ये कहते हैं कि कुछ दार्शनिक धारणाएं थीं, जिन दार्शनिक धारणाओं ने इस सर्वाधिकारवादी धारणा को जन्म दिया। वो कौन सी दार्शनिक धारणाएं थीं जो सर्वाधिकारवाद का आधार बनी? पॉपर ये कहते हैं कि ये 3 दार्शनिक विचारधाराएं थीं: पूर्णतावाद, होलिज्म, सारतावाद, एसेंशियलिज्म और इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म। इन 3 दार्शनिक विचारधाराओं ने, दार्शनिक धारणाओं ने सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। पॉपर स्पष्ट रूप से मानते हैं कि प्लेटो जैसे दार्शनिक को बंद समाज का समर्थक बनाने के पीछे इन दार्शनिक धारणाओं का प्रमुख योगदान रहा है। पहली जो धारणा है वो पूर्णता की है, होलिज्म की है। इस धारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि किसी भी विषय या किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसको पूर्ण रूप में, होल में, समग्र रूप में देखना जरूरी होता है। और ये पूर्णता एक जैविक संरचना के रूप में हो सकती है। मनुष्य का शरीर एक पूर्ण जैविक संरचना है। पर्यावरण की व्यवस्था के रूप में हो सकती है। पर्यावरण को भी हम एक पूर्ण व्यवस्था मानते हैं जिसका निर्माण बहुत सारे अंगों से, बहुत सारे जीव जंतुओं से, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों से मिलकर होता है। ये पूर्णता अर्थव्यवस्था के रूप में भी हो सकती है और ये पूर्णता एक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में भी हो सकती है। प्लेटो के चिंतन में ये जो पूर्णता की धारणा है, किसी वस्तु को समग्र रूप में समझने की जो
धारणा है वो उसके राज्य दर्शन में मिलती है। कैसे मिलती है? कि प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही राज्य को एक पूर्ण सावयव माना, एक पूर्ण जैविक संरचना के समान माना, राज्य का अपना एक पृथक व्यक्तित्व माना, जिस व्यक्तित्व का निर्माण उसमें रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न समुदायों से मिलकर होता है। व्यक्ति और समुदाय उसके अंग हैं। राज्य एक समग्र शरीर है, समग्र संरचना है, पूर्ण संरचना है, और इस पूर्ण संरचना से अलग रहकर व्यक्ति रूपी अंग का कोई वजूद नहीं है। यानी इस पूर्णता की धारणा के आधार पर प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही ये प्रतिपादित किया कि राज्य व्यक्ति से प्रमुख है, राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य का महत्व ज्यादा है, व्यक्ति का महत्व उसकी तुलना में कम है। तो जब व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसी विचारधारा सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि सारे अधिकार राज्य के माने जाते हैं, व्यक्ति को उसके अधीन बना दिया जाता है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा का ये केंद्र बिंदु है कि वो व्यक्ति को महत्व नहीं देती, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसके अधिकारों को महत्व नहीं देती। और यही प्रतिपादित किया गया प्लेटो के द्वारा अपने दर्शन में। पॉपर इसे एक खतरनाक धारणा मानते हैं। पूर्णता का जो दर्शन है, राज्य को पूर्ण संस्था मानने का जो विचार है, ये खतरनाक विचार है, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी समूह का विचार या समग्रता का विचार, चाहे वो राज्य के रूप में हो, समाज के रूप में हो, राष्ट्र के रूप में हो या प्रजाति के रूप में हो, ये समग्रता का विचार सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इन समूहों के नाम पर व्यक्ति के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता को दोयम दर्जे का बना दिया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को राज्य के, समाज के, राष्ट्र के, प्रजाति के अधीन बना दिया जाता है। यही तो सर्वाधिकारवाद है। पॉपर ऐसा मानते हैं। पॉपर ने उदाहरण दिया कि जर्मनी में नाजियों ने अपनी अत्याचारी नीतियों को न्याय संगत ठहराने के लिए, नाजीवाद का उद्भव जर्मनी में हुआ, ये आप जानते हैं। तो जर्मनी में इन नाजी लोगों ने, नाजी पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने सत्ता पर अधिकार कर लिया और मनमाने ढंग से नीतियों का निर्माण किया, जो नीतियां व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ थीं, व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ थीं, अत्याचारी नीतियां थीं। लेकिन इन अत्याचारी नीतियों को व्यवस्था धारकों के द्वारा, नाजीवादियों के द्वारा न्याय संगत ठहराने की कोशिश की गई। और किस आधार पर न्याय संगत ठहराया? प्रजातिगत श्रेष्ठता की धारणा के आधार पर न्याय संगत ठहराया कि जर्मन लोग श्रेष्ठ प्रजाति के हैं, आर्य प्रजाति के हैं, वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, और उनका दायित्व है कि जो प्रजातियां निम्न कोटि की हैं उन पर वो शासन करें, उनको भी उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करें। तो ये निम्न कोटि के लोगों को उत्कृष्ट श्रेणी में लाने के प्रयास हैं, ये नीतियां जो नाजी शासन के द्वारा अपनाई जा रही हैं, लागू की जा रही हैं। तो पॉपर ने उदाहरण से यह सिद्ध किया कि कैसे समूह की धारणा खतरनाक बन जाती है, चाहे वो प्लेटो के चिंतन में
राज्य की समग्रता का राज्य रूपी समूह का विचार हो, या नाजीवाद के अंतर्गत प्रजाति रूपी समूह की श्रेष्ठता का विचार हो। ऐसे ही पॉपर ने सोवियत संघ में जो सर्वाधिकारवादी शासन साम्यवादी दल के नेतृत्व में स्थापित हुआ, साम्यवादी क्रांति के माध्यम से स्थापित हुआ, उसमें भी समूह का ये विचार, पूर्णता का ये विचार, समग्रता का ये विचार देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें वर्ग को समूह के रूप में पेश किया गया, समग्र के रूप में पेश किया गया, और वर्गीय हितों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान किया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बलिदान किया गया। तो इस तरह से पॉपर ने पूर्णता की धारणा को, होलिज्म को, समग्रता के विचार को, समूह के विचार को सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करने वाला विचार माना, दार्शनिक धारणा मानी। दूसरी जो धारणा थी पॉपर की दृष्टि में जिसने सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहित किया, वो थी मेथोडोलॉजिकल एसेंशियलिज्म, यानी सारवाद की धारणा, जो ये मानती है कि कोई भी वस्तु जो इस दुनिया में है, कोई भी संस्था जिसका वजूद है, उसका वजूद क्यों है, उस संस्था की वास्तविक प्रकृति क्या है, उसका सार तत्व क्या है, क्यों वो संस्था बनी हुई है, क्या उसका उद्देश्य है, इस सार तत्व को ढूंढ निकालना विज्ञान का कार्य है, समाज विज्ञान का कार्य है। जैसे प्रकृति विज्ञानी प्रकृति में मौजूद, पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं के सार को ढूंढते हैं, उसकी विशेषता को ढूंढते हैं, उसके अस्तित्व के आधार को ढूंढते हैं, वैसे ही समाज वैज्ञानिक भी जितने भी सामाजिक विचार है, समूह है, संस्थाएं हैं, उनके सार तत्व को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये उनका दायित्व बनता है कि वो उन संस्थाओं में, उन समूहों में, उन वस्तुओं में उनके सार तत्व को ढूंढें। तो इस दृष्टिकोण को, सारता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए जब प्लेटो ने राज्य की वास्तविक प्रकृति को ढूंढने का प्रयास किया, एक सामाजिक दार्शनिक होने के नाते, राजनीतिक दार्शनिक होने के नाते, राज्य क्यों वजूद में है, राज्य का सार तत्व क्या है, क्या उसकी खासियत है, ये ढूंढने की कोशिश जब प्लेटो के द्वारा की गई, तो उसने ये पाया कि राज्य को समझने के लिए उसके समग्र स्वरूप को समझना जरूरी है। वही पूर्णता की धारणा कि राज्य एक पूर्ण है, एक पूर्ण संस्था है, आत्मनिर्भर संस्था है, अन्य सभी संस्थाएं, सभी समुदाय, सभी व्यक्ति उसके अधीन है। तो एक तो राज्य का सार तत्व यह है कि वो एक समग्र संस्था है, ऐसा प्लेटो ने ढूंढा, प्लेटो ने बताया। दूसरा सार तत्व जो राज्य में छिपा हुआ है, जैसा प्लेटो के दर्शन में बताया गया कि राज्य की जो प्रवृत्ति है वो पतनोन्मुख है, थियोरी ऑफ डिक्लाइन दिया गया प्लेटो के द्वारा। यानी कोई भी राज्य व्यवस्था स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, एक व्यवस्था समाप्त होती है, दूसरी नई राज्य व्यवस्था जन्म लेती है। तो इस दर्शन के आधार पर प्लेटो ने यह प्रतिपादित किया कि नगर राज्य भी स्थायी नहीं है। एक तो राज्य का सार तत्व यह है कि वो एक समग्र संस्था है, पूर्ण संस्था है,
जैविक संस्था है, और दूसरी ये कि उसका स्वरूप, उसकी प्रवृत्ति पतनोन्मुख है। एक राज्य कभी भी स्थायी नहीं रह सकता, उसका स्वरूप बदलता रहता है। और इसी आधार पर प्लेटो ने कहा कि इतिहास में एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब नगर राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और प्लेटो का ये सिद्धांत भविष्य में सही भी साबित हुआ, क्योंकि नगर राज्य लंबे समय तक बने नहीं रहे, उनका पतन हुआ, रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद राज्य के स्वरूप में और भी परिवर्तन हुए, और आज हम राष्ट्रीय राज्यों को राज्य के स्वरूप के रूप में देखते हैं। इन राष्ट्रीय राज्यों से भी आगे बढ़कर विश्व राज्य की भी बात कही जा रही है, वो भी मानव सभ्यता की कल्पना का विषय है। तो प्लेटो का जो राज्य के पतन का सिद्धांत था, राज्य का सार तत्व जिसको पेश किया प्लेटो ने सार तत्व के रूप में, इस सिद्धांत के आधार पर प्लेटो ये कहता है कि जब राज्य का सार तत्व ये है कि उसका पतन होगा, नगर राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दार्शनिक, एक सामाजिक दार्शनिक होने के नाते ऐसे सिद्धांतों की खोज की जानी चाहिए, ऐसे राजनीतिक सिद्धांत ढूंढे जाने चाहिए जो इस पतन की प्रक्रिया को धीमा कर सकें। यानी राज्य का पतन तो होगा, एक राज्य दूसरे राज्य के रूप में परिवर्तित तो होगा, लेकिन परिवर्तन की ये प्रक्रिया धीमी की जा सके, ऐसा प्रयास राजनीतिक दार्शनिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। और स्वयं प्लेटो ने इस प्रक्रिया को धीमा करने के लिए प्रयास किया अपने दर्शन के माध्यम से। उसने क्या दर्शन दिया कि अगर दार्शनिक राजाओं का शासन स्थापित कर दिया जाए तो राज्य के क्षरण की, राज्य के पतन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो सकती है। लेकिन दार्शनिक राजाओं के शासन का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया प्लेटो के द्वारा, वो सिद्धांत सर्वाधिकारवादी सिद्धांत सिद्ध हुआ। उसने सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसा पॉपर मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने तार्किक ढंग से पॉपर ने बताया कि किन दार्शनिक धारणाओं ने सर्वाधिकारवादी दर्शन को प्रोत्साहित किया, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। एक तो पूर्णतावाद का दर्शन और दूसरे सारतावाद का दर्शन, एसेंशियलिज्म का दर्शन। तीसरी जो धारणा, दार्शनिक धारणा सर्वाधिकारवाद का आधार बनी पॉपर की दृष्टि में, वो है हिस्टोरिसिज्म, यानी इतिहास परखता वाद। इस दर्शन के अंतर्गत ये माना जाता है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटती हैं। पहले से ही नियम तय हैं, निर्धारित हैं। उन नियमों के अनुसार ही ऐतिहासिक घटनाएं समय समय पर घटती हैं। सामाजिक और राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य इन नियमों की खोज करना है, जिन नियमों के आधार पर इतिहास की घटनाएं घटती हैं, इतिहास का संचालन होता है। तो समाज वैज्ञानिकों का यह दायित्व है, राजनीतिक दार्शनिकों का यह दायित्व है कि वो इन नियमों की खोज करें और इन नियमों के आधार पर भविष्य के समाज के विषय में अनुमान लगाएं। भविष्य में कौन सी घटनाएं घटेंगी, इसकी भविष्यवाणी करें। पॉपर ये मानते हैं कि ये जो इतिहासवाद की प्रवृत्ति है,
जो ऐतिहासिक घटनाओं को पूर्व निर्धारित मानती है, प्राकृतिक नियमों से संचालित मानती है, ये धारणा, ये प्रवृत्ति भी पुरानी है और इसकी जड़ें भी ईसा से 5 शताब्दी पहले यूनान के नगर राज्यों में मिलती हैं। क्योंकि नगर राज्यों के संदर्भ में प्लेटो और अरस्तु जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने जब राज्य की चर्चा की थी, संविधान की चर्चा की थी, तो राज्य में, संविधान में परिवर्तन का जो चक्र पेश किया था, उसके अंतर्गत बताया था कि राज्य में परिवर्तन होगा। पतन का सिद्धांत प्लेटो के द्वारा दिया गया, लेकिन ये परिवर्तन चक्रीय गति से होगा, एक साइकिल के रूप में होगा। कैसी साइकिल? कि पहले राजतंत्रीय व्यवस्था आती है, शासन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, राजा का अधिकार होता है, वो राजा जनहित में शासन करता है, लेकिन कुछ समय बाद परिवर्तन के नियम के अनुसार, पतन के सिद्धांत के अनुसार, वो आदर्श राजतंत्रीय व्यवस्था पतित हो जाती है, विकृत हो जाती है और शासन व्यवस्था पर समाज के कुछ खास लोगों का अधिकार हो जाता है, एक वर्ग विशेष का अधिकार हो जाता है और राजतंत्रीय व्यवस्था वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाती है। ये वर्ग तंत्र जब सिर्फ वर्गीय हितों को ध्यान में रखने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो जनसाधारण वर्ग है वो उसके विरुद्ध उठ खड़ा होता है और सबके शासन की, यानी प्रजातंत्र की स्थापना होती है। लेकिन ये प्रजातंत्र भी समय के साथ पतित होता है, इसमें अराजकता आ जाती है, भीड़ तंत्र आ जाता है, भीड़ विवेक खो देती है और ऐसी स्थिति में, अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति में, फिर से उसी भीड़ में से कोई एक शासक निकल कर सामने आता है जो अपनी शक्ति के बल पर भीड़ को अपने सम्मुख नतमस्तक कर देता है, यानी निरंकुश तंत्र में एक व्यक्ति के शासन में वो बदल जाता है। तो इस तरह से संविधान में, शासन व्यवस्था में, राज्य में जो परिवर्तन होता है वो चक्रीय गति से होता है। राजतंत्र, वर्गतंत्र, प्रजातंत्र और फिर से निरंकुश राजतंत्र, फिर से वर्गतंत्र, इस तरह से चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। तो हिस्टोरिसिज्म की धारणा के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु जैसे राजनीतिक दार्शनिकों ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य व्यवस्था में परिवर्तन चक्रीय गति से होता है। पूर्व निर्धारित नियम चक्र का नियम है, एक साइकिल के रूप में राज्य व्यवस्था में यह परिवर्तन होता है। इस विचार ने भी सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहित करने का कार्य किया, क्योंकि ये मान लिया गया कि कुछ भी मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। जो कुछ भी राजनीतिक जीवन में घटित हो रहा है वो पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार हो रहा है, प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक व्यवस्था को, इवन निरंकुश तंत्रीय व्यवस्था को भी स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल होती गई। या प्रकारांतर से इन दर्शनों में यह प्रतिपादित किया गया कि निरंकुश तंत्र का उद्भव भी पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार है। राज्य में परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है। निरंकुश तंत्रीय व्यवस्था सामने आ रही है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था सामने आ रही है। तो इस तरह से इन दार्शनिक धारणाओं के आधार पर पूर्णतावाद, सारतावाद और हिस्टोरिसिज्म, इन धारणाओं के आधार पर पॉपर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इन दर्शनों ने ही, इन दार्शनिक धारणाओं ने ही सर्वाधिकारवादी धारणा को, सर्वाधिकारवादी दर्शन को
प्रोत्साहित करने का कार्य किया। वो दर्शन जो प्लेटो के चिंतन में देखने को मिलता है, अरस्तु के चिंतन में भी देखने को मिलता है। प्लेटो की तरह ही अरस्तु के चिंतन में भी पॉपर ने सर्वाधिकारवाद को देखा, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति की तुलना में राज्य को ज्यादा महत्व देते हैं, राज्य के अधिकारों की बात करते हैं। हालांकि पॉपर ये मानते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में भेद है। प्लेटो ने जहां एक और राज्य की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया और उसके पीछे राज्य के पतन को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति माना कि हर राज्य पतनोन्मुख है, कोई भी राज्य व्यवस्था स्थायी नहीं है, उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा। वहीं दूसरी ओर अरस्तु ने प्लेटो के पतन के सिद्धांत के विपरीत यह प्रतिपादित किया कि सोद्देश्यता का सिद्धांत राज्य के अस्तित्व के पीछे कार्य कर रहा है और राज्य एक पतनशील संस्था नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है, जिस संस्था का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। तो नैतिक विकास की संभावना को देखा अरस्तु ने राज्य के अंदर, जबकि प्लेटो ने राज्य के पतन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अरस्तु ये मानता है कि किसी भी राज्य का विकास होता है, उसका पतन नहीं होता, और राज्य का ये विकास सुदेश्यता के सिद्धांत के अनुसार होता है, सारता के सिद्धांत के अनुसार होता है। राज्य के अंदर जो छिपी हुई अविकसित सार प्रवृत्ति है, वो उसके विकास को निर्धारित करती है, क्योंकि किसी भी अन्य संस्था के समान राज्य भी एक उद्देश्यपूर्ण संस्था है। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो अस्तित्व में आई है और उसका विकास हो रहा है, और वो उद्देश्य है नागरिकों को नैतिक जीवन की उपलब्धि कराना। ऐसा अरस्तु ने माना। तो इस तरह से प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में जो अंतर है उसको बताते हुए पॉपर ने यह प्रतिपादित किया कि अल्टीमेटली दोनों का चिंतन सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तरीके से राज्य को व्यक्ति की तुलना में ज्यादा महत्व दिया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को, उसके अधिकारों को उसके अधीन बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ सर्वाधिकारवाद की आलोचना जब पॉपर कर रहे होते हैं तो उन्होंने दो अन्य सर्वाधिकारवादी दर्शनों की भी आलोचना की, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन के समान ही। ये दो दर्शन कौन से थे? हीगल और मार्क्स का दर्शन। ये दोनों जर्मन दार्शनिक थे और पॉपर ये मानते हैं कि हीगल और मार्क्स, इन दोनों के चिंतन में सर्वाधिकारवादी विचारधारा निहित है। ये सर्वाधिकारवादी दर्शन है समूह को, राज्य को, समग्र को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं, इकाइयों को, अंगों को, व्यक्ति को उसके अधीन बना देते हैं। ये जो दोनों विचारधाराएं रही हैं, हीगलवादी विचारधारा जिसको उग्र आदर्शवाद कहते हैं, और मार्क्सवादी विचारधारा जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया जाता है। पॉपर ये कहते हैं कि इन दोनों विचारधाराओं में हिस्टोरिसिज्म देखने को मिलता है, इतिहास परक दृष्टि देखने को मिलती है। वो इतिहास परक दृष्टि
जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं को पूर्व निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार संचालित होना स्वीकार किया जाता है। पॉपर ये कहते हैं कि हीगल और मार्क्स दोनों के दर्शन में इतिहास का केंद्रीय स्थान है, यानी दोनों के विचारों में इतिहास को व्याख्यायित करने, ऐतिहासिक दृष्टि से अपने विचारों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। पॉपर ये कहते हैं कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे दर्शन खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। इन दोनों दर्शनों में इतिहास परक दृष्टि किस रूप में देखने को मिलती है? पहली बात तो ये कि हीगल ये प्रतिपादित करता है अपने दर्शन में कि जो मानव इतिहास है उसका निर्माण विचारों में अंतर विरोध के कारण होता है। इतिहास के विकास में विचारों की भूमिका होती है और जितने भी दार्शनिक, नैतिक, राजनीतिक या धार्मिक विचार हैं वो इतिहास की गति को निर्धारित करते हैं। ये जो विचार हैं नाना तरह के, इन विचारों की खासियत ये है कि इन विचारों में अंतर विरोध होता है। कोई एक विचार सामने आता है, तुरंत उसके अंदर ही विरोधी विचार भी निहित होता है, कुछ समय बाद वो सामने आता है। तो विचारों में जो संघर्ष चलता है, मौलिक विचार और बाद के विचार में, विरोधी विचार में, इस वैचारिक संघर्ष के कारण ही समाज आगे बढ़ता है, इतिहास का निर्माण होता है, इतिहास के एक युग से दूसरे युग में हम प्रवेश करते हैं। तो हीगल ने यह प्रतिपादित किया कि इतिहास के निर्माण में विचार तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस विचार पर भी हीगल के विचारों का प्रभाव है, लेकिन मौलिक विचार मार्क्स के भिन्न हैं, क्योंकि मार्क्स ये मानता है कि इतिहास का निर्धारण, इतिहास का निर्माण विचार तत्व से नहीं होता, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से होता है। इतिहास के एक युग से दूसरे युग में प्रवेश किस कारण से होता है? आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन से होता है। आर्थिक स्थितियों में उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन के तरीके, ये सब शामिल होते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते हैं, आजीविका के लिए मनुष्य जिन जिन साधनों को अपनाता है, जैसे जैसे उस क्षेत्र में नए तकनीकी आविष्कार होते हैं, वैसे वैसे नए उत्पादन संबंध विकसित होते हैं और वैसे वैसे इतिहास बदलता है। पशुपालन युग से लेकर आधुनिक औद्योगिक युग तक मानव इतिहास ने जो रास्ते तय किए, उन रास्तों को तय करने में मार्क्स ये प्रतिपादित करते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों की ही मौलिक भूमिका रही है। और ये आर्थिक परिस्थितियां द्वंद्व के आधार पर कार्य करती हैं। इनमें भी संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद एक नई परिस्थिति निर्मित होती है, एक नया युग बनता है। तो मार्क्स आर्थिक परिस्थितियों को आधार के रूप में, इतिहास के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं और ये मानते हैं कि हर युग में, इतिहास के हर युग में जो भी सामाजिक संरचना होती है, जो भी राजनीतिक संस्था होती है, संरचना होती है, जो भी धार्मिक या सांस्कृतिक संरचना होती है, विचार होते हैं, इन सब पर
उन वर्गों के हितों का प्रतिबिंबन होता है। ये सब उन वर्गों के हितों को प्रतिबिंबित करते हैं जिन वर्गों का समाज के उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। मार्क्स ये मानते हैं कि उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, ये दोनों समाज को दो वर्गों में विभक्त कर देते हैं। एक वर्ग साधनहीन होता है और दूसरा साधन संपन्न होता है। और इस वर्गीय व्यवस्था में संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों वर्ग आपस में संघर्षरत होते हैं और संघर्ष का कारण होता है साधनहीन वर्ग का अन्याय और शोषण का शिकार होना। क्योंकि जिसके पास संपत्ति होती है वो अपने संपत्ति के बल पर ऐसे लोगों को अपने अधीन बनाने की, उनका शोषण करने की कोशिश करता है जो श्रमजीवी हैं, जो साधनहीन है। और मार्क्स की अंतिम प्रस्थापना ये थी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी युग है, औद्योगिक युग का परिणाम है, इसमें जो उत्पादन व्यवस्था है, इसमें जो मिल मालिकों और मजदूरों के संबंध हैं, उन संबंधों ने शोषण और अन्याय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। औद्योगिक व्यवस्था में समाज के साधनहीन वर्ग का शोषण चरम रूप में पहुंच गया है और इस शोषण को तब दूर किया जा सकता है जब साधनहीन वर्ग संगठित हो, वर्ग चेतना से उत्प्रेरित हो और सशस्त्र क्रांति इस पूंजीपति वर्ग के खिलाफ करे। मार्क्स ये मानते हैं कि ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में वो विशेषताएं निहित हैं, वो शोषणकारी व्यवस्थाएं हैं। जो शोषणकारी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से मजदूरों को संगठित करेंगी, उनमें चेतना जागृत करेंगी और मजदूर संगठित होकर क्रांति करेंगे। क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे और मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करेगी, जो नया युग साम्यवादी समाज का होगा, जिसमें कोई शोषण नहीं होगा, कोई वर्ग भेद नहीं होगा और सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे। यानी समाज के आर्थिक संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होगा। तो ये समतापूर्ण समाज होगा जिसमें किसी तरह की आर्थिक विषमता नहीं होगी और समानता से परिपूर्ण होने के साथ साथ इस समाज में सांस्कृतिक विकास भी उन्मुक्त रूप से होगा, बौद्धिक विकास भी उन्मुक्त रूप से होगा। ऐसा मार्क्स ने प्रतिपादित किया। पॉपर ये कहते हैं कि मार्क्स और हीगल के द्वारा जो दर्शन दिया गया, जो प्रस्थापना दी गई कि इतिहास का निर्माण इस तरीके से हुआ, आर्थिक परिस्थितियों का रोल रहा है उसमें और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से ही समाज बदलेगा, एक नया समाज स्थापित होगा। पॉपर कहते हैं कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी प्रस्थापना उचित नहीं है। ऐसी प्रस्थापना अवैज्ञानिक है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में, समाज विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और इन दर्शनों में जो इतिहास परक दृष्टि है,
मार्क्स ने पहले ही मान लिया कि पूंजीवाद का समापन होगा और साम्यवादी समाज स्थापित होगा। पॉपर इस दृष्टि के आलोचक हैं और यूं ही नहीं आलोचना की है उन्होंने, बल्कि तर्क दिए हैं। पहला तर्क उनका यह है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य के समाज के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है वो समय के साथ विकसित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, और यही ज्ञान सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करता है। यही ज्ञान इतिहास का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में जब ज्ञान का स्वरूप स्थिर नहीं है, परिवर्तित होते रहने वाला है, तो उस ज्ञान के आधार पर जो समाज बन रहा है, जो इतिहास बन रहा है, वो कैसे एक स्वरूप का होगा? ये कैसे कहा जा सकता है कि भविष्य में कौन सी सामाजिक घटना घटेगी, कौन सी ऐतिहासिक घटना घटेगी? इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान विकसित और परिवर्तित होता रहता है। ऐसी स्थिति में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाला समाज ऐसा होगा या आने वाला ऐतिहासिक युग ऐसा होगा। हालांकि पॉपर ये मानते हैं कि इतिहास के विकास की प्रवृत्ति को बताया जा सकता है। पुराने अनुभवों के आधार पर, सामाजिक जीवन के, राजनीतिक जीवन के अनुभवों के आधार पर हम ट्रेंड तो बता सकते हैं कि इतिहास इस दिशा में जा सकता है। जैसे मानवीय इतिहास का अवलोकन करने पर हम ये देखते हैं, हम ये प्रवृत्ति देखते हैं कि दुनिया के सभी देशों में समय के साथ ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त करने, समानता प्राप्त करने, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति प्राप्त करने और बेहतर से बेहतर तकनीक प्राप्त करने की प्रवृत्ति रही है मनुष्य के अंदर, मनुष्य का रुझान रहा है। तो हम इस रुझान के आधार पर ये तो कह सकते हैं कि भविष्य की दुनिया में और ज्यादा स्वतंत्रता और ज्यादा टेक्नोलॉजी हो सकती है, लोगों की संपत्ति की चाह और ज्यादा बढ़ सकती है। ये प्रवृत्ति तो बताई जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य का समाज ऐसा ही होगा, भविष्य की स्थितियां ऐसी ही होंगी, इसके विषय में कुछ भी निश्चित रूप से अनुमान नहीं व्यक्त किया जा सकता। हालांकि पापर ये भी मानते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है इतिहास की, जो रुझान है, वो भी निश्चित नहीं है, क्योंकि ये भी सामाजिक दशाओं पर निर्भर करता है। एक प्रवृत्ति जो हम देखते हैं कि अधिकाधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की चाह विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न व्यक्तियों में, विभिन्न समुदायों में होती है। शुरू से लेकर अब तक के इतिहास में ये प्रवृत्ति देखने को मिली है, लेकिन ये प्रवृत्ति बाधित हो सकती है। पॉपर कहते हैं कि अगर कोई महामारी आ जाती है, जैसा कि आजकल हम लोग कोविड-19 की महामारी के अनुभव से गुजर रहे हैं, तो इस महामारी में बहुत सारी चीजें बाधित हुई, स्वतंत्रता भी बाधित हुई, ये हमने अनुभव किया। और यहां पर पॉपर के विचार सटीक प्रतीत होते हैं कि सामाजिक दशाएं इतिहास की इस प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, या कोई तकनीक ऐसी किसी तकनीक का इजाद हो जाए जिस तकनीक का प्रयोग करके सर्वसत्तावादी सरकारों का निर्माण किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में भी इतिहास की प्रवृत्ति बदल सकती है।
तो जब इतिहास की प्रवृत्ति बदल सकती है, तो इतिहास के बारे में, भविष्य के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में निश्चित अनुमान लगाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पॉपर मार्क्स और हीगल के दर्शन की इतिहासपरक दृष्टि के कारण आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक दर्शन के क्षेत्र में ऐसी निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जैसा कि मार्क्स के द्वारा अपने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया। दूसरा तर्क पॉपर ये देते हैं कि समाज वैज्ञानिकों की जो इतिहास परक दृष्टि है वो भी उचित नहीं है, क्योंकि ये नहीं माना जा सकता कि ऐतिहासिक घटनाएं पूर्व निश्चित प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटित होती हैं। पॉपर ये कहते हैं कि प्रकृति या सृष्टि तो एक खुली व्यवस्था है और इस खुली व्यवस्था को किसी निश्चित नियमों के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता। तो जब सृष्टि को किन्हीं नियमों में नहीं बांधा जा सकता, तो उसी सृष्टि का अंग मनुष्य, उसके विचारों और कार्यों के विषय में कैसे कोई निश्चित भविष्यवाणी की जा सकती है। पॉपर ये कहते हैं कि अगर समाज वैज्ञानिक किन्हीं निश्चित सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो ये नितांत अतार्किक है और अवैज्ञानिक है। मार्क्सवादी विचारकों का ये दोष है कि वो मार्क्स द्वारा स्थापित सिद्धांतों को न्याय संगत ठहराने के लिए समाज की वास्तविक दशाओं की उपेक्षा करते हैं। शुरू में ही आपने देखा कि विज्ञान को नए रूप में परिभाषित किया गया पॉपर के द्वारा, जिसके अंतर्गत वो मानते हैं कि जिस सिद्धांत में आलोचना का जितना ज्यादा गुण होता है, यानी जिस सिद्धांत की मान्यताओं को जितना ज्यादा खंडित किया जाएगा, उतना ही ज्यादा वो सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्ध होगा। लेकिन विडंबना ये है कि पॉपर जैसा मानते हैं, समाज विज्ञानों के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन्हें सार्वभौमिक मान लिया गया, सर्वमान्य मान लिया गया। और यही वजह है कि मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत के रूप में पेश किया गया, लेकिन इतिहास की घटनाएं जब मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार घटित नहीं हुई, तो मार्क्सवादी विचारकों ने, मार्क्सवाद के समर्थकों ने नए नए विचार देकर उसको प्रासंगिक बनाने की कोशिश की। होना यह चाहिए था कि वो मार्क्स के सिद्धांतों को गलत सिद्ध करते और गलत सिद्ध करने से वो सिद्धांत और ज्यादा वैज्ञानिक बनता, जैसा पॉपर मानते हैं। लेकिन बजाय उसको गलत सिद्ध करने के, इन मार्क्सवादी विचारकों ने नाना तरीकों से उसे प्रासंगिक और न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। जैसे मार्क्स ने यह कहा कि समय के साथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों में वर्ग चेतना अपने आप आएगी और क्रांति औद्योगिक देशों में ही होगी, पूंजीवादी देशों में ही होगी, जहां पूंजीवाद फल फूल रहा होगा। लेकिन रूस में जहां पहली समाजवादी क्रांति हुई 1917 में, चाइना में 1949 में समाजवादी क्रांति हुई, इन दोनों ही स्थानों पर औद्योगिक व्यवस्था नहीं थी, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी, और न ही अपने आप इन देशों में मजदूरों में या शोषित वर्ग में वर्ग चेतना आई। उनके अंदर चेतना लाने के लिए लेनिन ने साम्यवादी दल का कंसेप्ट जोड़ा कि मजदूरों में वर्गीय चेतना को जगाने के लिए
दल का नेतृत्व जरूरी है। तो इस तरह से दल का सिद्धांत जोड़कर उसे प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। और वैसे ही जो नवीन वामपंथी विचारक थे, चाइना में माओ त्से तुंग थे, उन्होंने ये प्रतिपादित करने की कोशिश की कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी समाजवादी क्रांति हो सकती है। उसके लिए उस देश का औद्योगिक देश होना जरूरी नहीं है। और इसी सिलसिले में उन्होंने सर्वहारा वर्ग की एक व्यापक धारणा सामने रखी। तो इस तरह से मार्क्सवादी सिद्धांतों को जो तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई, उसके पॉपर आलोचक हैं और वो ये मानते हैं कि ऐसा करके उस सिद्धांत को अवैज्ञानिक बनाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से हीगलवाद और मार्क्सवाद की आलोचना उसकी इतिहास परक दृष्टि के कारण, सर्वाधिकारवादी दृष्टि के कारण पॉपर के द्वारा की गई। और लास्टली सर्वाधिकारवाद पर चर्चा करते हुए पॉपर ये प्रतिपादित करते हैं कि ये जो सर्वाधिकारवादी समाज होता है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है, निरंकुश व्यवस्था होती है, चाहे वो दल के नेतृत्व में स्थापित हो, राज्य के नेतृत्व में हो, या किसी और समूह को आगे रखकर उसका विकास किया जाए, ये सब बंद समाज के जो द्योतक हैं। और ऐसे बंद समाज में सामाजिक प्रगति और ज्ञान का विकास नहीं हो पाता। यानी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था बंद समाज, सामाजिक प्रगति और ज्ञान के विकास में बाधक है। हालांकि पॉपर ये मानते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में अनुशासन बहुत होता है, एकरूपता भी होती है और उनकी किसी खास मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता भी होती है, जिस मूल्य के आधार पर वो समाज को संगठित करने में सफल होते हैं, जैसा कि नाजीवाद और फांसीवाद में देखा गया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को क्या आश्वासन दिया था कि आपकी जो दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा को दूर किया जा सकता है सिर्फ एक आधार पर कि आप हमारे आदेशों का पालन करें, क्योंकि आपकी इस दुर्दशा का कारण दुनिया के वो प्रजातांत्रिक देश हैं जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हासिल हुई है। विजय के बाद जो शर्तें उन्होंने आप पर थोपी हैं, उन शर्तों को मानने से जर्मनी जैसा शक्तिशाली देश पतन की ओर उन्मुख होगा, आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। इन समस्याओं से निजात मिल सकती है यदि आप हमारे आदेशों का अनुसरण करें, हमारा समर्थन करें। तो लोग नेतृत्व के आश्वासन के पीछे हो लिए, समस्याओं का समाधान उन्हें अनुशासन में दिखाई दिया, एक रूपता में दिखाई दिया। पॉपर ने स्पार्टा का उदाहरण दिया कि वहां पर संपूर्ण सामाजिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण था, इसलिए स्पार्टा जैसा नगर राज्य सैनिक शक्ति के रूप में तो बहुत ज्यादा विकसित हुआ, लेकिन बौद्धिक और मानवीय संस्कृति के विकास में वो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि बंद समाज में तार्किकता को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, आलोचना की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, वैचारिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ऐसा ही रूस और चीन की दलीय तानाशाही में देखा गया, नाजीवाद में देखा गया, फांसीवाद में देखा गया, स्पार्टा और एथेंस में देखा गया कि वहां पर राज्य संगठित तो हुआ,
अनुशासित तो हुआ, लेकिन बौद्धिक विकास के मामले में, ज्ञान के विकास के मामले में पीछे रह गया, क्योंकि ज्ञान के विकास के लिए जरूरी है वैचारिक स्वतंत्रता, जिसकी इजाजत सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में नागरिकों को नहीं दी जाती। बंद समाज में ये अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता। हालांकि पॉपर ये मानते हैं कि प्रजातांत्रिक समाज, जिसको खुला समाज कहते हैं, उसमें मनुष्य को आलोचना की वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन इस तार्किक प्रवृत्ति के कारण, इस स्वतंत्र वैचारिकता के कारण कई बार मनुष्य अकेले पड़ जाता है, क्योंकि उसके विचार बहुतों से मेल नहीं खाते। बहुत से लोग उसको पसंद नहीं करते और एकाकी पड़ जाने के कारण वो अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित हो जाता है। ये प्रजातांत्रिक समाज की, खुले समाज की एक खामी है। मनुष्य आइसोलेटेड हो जाता है। लेकिन पॉपर ये मानते हैं कि उसका ये आइसोलेशन, उसका ये एकाकीपन, ये सामाजिक, उसकी ये स्थिति सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि समाज और राज्य का विकास ज्ञान विज्ञान के स्वतंत्र विकास पर निर्भर होता है, और ज्ञान विज्ञान के स्वतंत्र विकास के लिए तार्किक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। इसलिए जहां एक और खुले समाज में ज्ञान विज्ञान का विकास होता है, वहीं बंद समाज ऐसे ज्ञान विज्ञान के विकास में बाधक सिद्ध होता है। तो ये था कार्ल पॉपर का सर्वाधिकारवाद के विषय में विचार।